रात 2:65 का समय था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर अभी भी पानी की परछाइयां बिखरी पड़ी थी। मुंबई वैसे भी कभी नहीं सोती, लेकिन उस रात पूरी शहर की सांसें थमी थी। गोलियों की आवाज ने नींद में डूबे लोगों को जगा दिया था। पर असली सवाल यह नहीं था कि किसने गोली चलाई। असली सवाल यह था कि आखिर उस एक गोली में ऐसा क्या था जिसने एक पूरे केस को जन्म दे दिया। मैं आरव मलिक, एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। पिछले 11 सालों में मैंने 100 से ज्यादा केस सुलझाए हैं, पर यह केस, मुंबई फायरिंग केस, ये कुछ अलग था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक राज था जो 7 परतों के नीचे दफन था। 3 नवंबर 2024 की बात है। सुबह के करीब 6:08 बजे मेरी नींद अचानक फोन की तेज घंटी से टूटी। आरव भाई, अर्जेंट है, जल्दी जुहू पुलिस स्टेशन आ जाइए। फोन करने वाला था इंस्पेक्टर कबीर सरीन, मेरा पुराना दोस्त और आज का सबसे तेज पुलिस ऑफिसर। उसकी आवाज में जो कंपी थी वो मैं कभी नहीं भूला। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी छठी इंद्री जाग चुकी थी। कुछ बड़ा हुआ है। मैंने अपनी ब्लैक जीप उठाई और तेजी से जुहू बीच की ओर निकल पड़ा। पुलिस टेप चारों तरफ फैला हुआ था। मीडिया को दूर रखा गया था। अंदर पहुंचा तो मुझे पहली बार उस लाश से सामना हुआ जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। एक युवक का शव पड़ा था, उम्र लगभग 30 वर्ष, हाथ में एक चमकती हुई घड़ी जिस पर 2:34 का समय रुका हुआ था। चेहरे पर खौफ और गोली सीधे माथे के बीच में। कबीर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, आरव, ये आत्महत्या नहीं है और ना ही कोई आम मर्डर। मैं झुका, शव को गौर से देखा और फिर कुछ दूर पड़ी एक खाली गोली की खोली को उठाया। .32 बोर की वो गोली बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, किसी ने गोली पास से मारी, लेकिन किसी ने भी गोली की आवाज नहीं सुनी। क्राइम सीन से हमें जो चीजें मिली वो थी एक मोबाइल फोन, लेकिन पूरी तरह से वाइप किया गया। जेब में एक होटल का कार्ड, होटल सीशोर, वर्सोवा, और एक लाल धागा जो मृतक की कलाई पर बंधा था। मैंने होटल का पता नोट किया और कबीर को साथ चलने के लिए कहा। होटल पहुंचे तो रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति हमें देखकर घबरा गया। वो साहब? जी, उन्होंने रूम 307 लिया था, लेकिन रात 9 बजे के बाद वो अकेले नहीं थे। मेरे कान खड़े हो गए। कबीर, कौन था साथ? एक और आदमी, लंबा, काले कपड़े में, चेहरे पर स्कार्फ था, और सर, उनके बीच बहस हो रही थी। रूम की तलाशी में हमें जो मिला वो कहानी को और उलझा गया। बिस्तर के नीचे एक और मोबाइल जो चालू था, लेकिन एक अजीब सी ऐप चल रही थी। बाथरूम में टूटी हुई शीशे की बोतल, उस पर खून के निशान, और एक नोट। रात के 2:34 तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, वरना सब जल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतक का नाम राजवीर चौहान था। पेशे से वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था जो हाल ही में अमेरिका से लौटा था। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब हमें पता चला राजवीर पिछले 2 साल से गायब था। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। मैंने होटल का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और जो देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राजवीर के साथ जो आदमी होटल में घुसा था उसने चेहरे को स्कार्फ से ढका हुआ था, लेकिन जब वो वापस निकला तो उसके कपड़े बदले हुए थे और उसकी जेब से बाहर झांक रही थी वही लाल रुमाल जैसी चीज जैसी राजवीर की कलाई पर थी। क्या ये किसी गिरोह का सिग्नल है? मैं सोचने लगा। राजवीर का दूसरा फोन डिक्रिप्ट करवाया गया। उसमें जो डेटा मिला उसने हमारी नींदें उड़ा दी। एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी जो उस रात की थी। 2:30 हो गया है। अगर मैं नहीं लौटा तो सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, पूरा डेटा लीक हो जाएगा। और हाँ, जो आ रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है। वो रिकॉर्डिंग यही कट जाती है
जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, हमें एहसास हुआ कि राजवीर कुछ बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाला था। शायद किसी अंदरूनी नेटवर्क का, शायद सरकार से जुड़ा, शायद पुलिस से, या शायद मीडिया से। कबीर को भी अब भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जिस विभाग में काम कर रहा है वहां सब साफ है। हमें राजवीर के पुराने घर से एक सीक्रेट पेन ड्राइव मिली जिसमें कुछ फोल्डर्स एनक्रिप्टेड थे। एक नाम जो बार बार आया वो था प्रोजेक्ट ब्लैक कोबरा, और साथ ही एक डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ नाम लिस्ट किए हुए थे, जिनमें से एक नाम था डीसीपी रमेश तिवारी, मुंबई क्राइम ब्रांच। अब कहानी में रहस्य, साजिश और मौत का ताना बाना खुलने लगा था। पर क्या हम तैयार थे उस सच्चाई के लिए? मैंने कबीर की ओर देखा। कबीर, लगता है आरव, ये केस हमारे लिए नहीं, बल्कि हम इस केस के लिए चुने गए हैं। और मुझे पहली बार लगा, ये कोई आम फायरिंग केस नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के हिलने की आहट है। हर कहानी के भीतर एक और कहानी छिपी होती है, वो जो सामने नहीं आती, लेकिन हर कतरा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। और जब वो कहानी सामने आती है तो सच के नकाब उतरते हैं। होटल सीशोर के 307 नंबर कमरे में कुछ ऐसा ही छिपा था। अधूरी रिकॉर्डिंग, गायब हुए सीसीटीवी फुटेज और एक सिगार की दुर्गंध जो जैसे मौत का संकेत दे रही थी। मैं और इंस्पेक्टर कबीर होटल के रिसेप्शन पर खड़े थे। सामने बैठा मैनेजर हमारी तरफ पसीना पसीना होकर जवाब दे रहा था। हमने उसे बार बार कहा कि हमें रात 8 बजे से 10 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देर टाइप करता रहा, फिर उसका चेहरा जैसे सूख गया। उसने बेमन से हमारी ओर देखा और बोला, सर, जो आप देखना चाहते हैं वो हिस्सा रिकॉर्डिंग से गायब है। रात के 8:50 से रात के 9:45 बजे तक का पूरा डेटा डिलीट हो चुका है। कबीर ने गुस्से से दांत कसे। तू कहना क्या चाहता है? कोई रैंडम आदमी आकर होटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट कर गया और तुम्हें पता तक नहीं चला? मैनेजर ने सर झुकाया और कहा, सर, सिस्टम रिमोटली एक्सेस हुआ है। किसी ने बाहर से लॉगिन किया और एक ही टाइम फ्रेम का डेटा उड़ा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे प्लानिंग के साथ किया गया है। मेरे जहन में सवालों की झड़ी लग गई थी। होटल जैसे सुरक्षित स्थान में कोई बाहरी व्यक्ति रिमोटली सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को कैसे डिलीट कर सकता है? इसका मतलब साफ था, ये काम कोई नौसिखिया नहीं कर सकता। ये कोई ऐसा शख्स है जिसे सिस्टम, सिक्योरिटी और साइबर तकनीकों की गहरी समझ है। शायद वही व्यक्ति जिसने राहुल घोष को मारा। हमने रूम नंबर 307 की तरफ रुख किया। जैसे ही दरवाजा खोला, भीतर की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में खिड़की से रोशनी की एक पतली रेखा अंदर आ रही थी। कमरे में महक थी, हल्की सिगार की और पसीने की। कुछ ऐसा जैसे वहां कोई अभी अभी बैठा हो और गायब हो गया हो। मैं हर छोटी छोटी चीज पर नजर डाल रहा था। बेडशीट की सिलवटें, टेबल पर पड़े पानी के गिलास और डस्टबिन में फेंका गया एक पर्चा जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तू नहीं बच सकता। मैंने खिड़की के पास लगी पर्दे को हटाया तो एक छोटा सा ब्लैक डिवाइस नजर आया, स्पाई कैमरा। बेहद छोटा, आंखों से मुश्किल से दिखने वाला, लेकिन किस्मत से ये अभी भी ऑन था। मैंने तुरंत उसका मेमोरी कार्ड निकाला और लैपटॉप में डाला। कैमरे की रिकॉर्डिंग चलती है। वीडियो की शुरुआत में कमरे में राहुल अकेला था। वो बेचैन नजर आ रहा था, इधर उधर टहलता, खिड़की से बाहर झांकता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर दरवाजा खुलता है। एक लंबा, छरहरा आदमी कमरे में दाखिल होता है। उसका चेहरा कैमरे के एंगल से साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी चाल में गुस्सा है। वो आते ही सीधे राहुल की तरफ बढ़ता है और दोनों के बीच बहस शुरू होती है। राहुल, तू यहां क्यों आया है? मैंने तुझे सब कुछ दे दिया था। दूसरा आदमी गुस्से में, तूने वादा तोड़ा राहुल, अब इसका अंजाम भुगत। इतना कहते ही एक जोरदार आवाज होती है, जैसे किसी ने टेबल पर कोई चीज फेंकी हो, और तभी वीडियो रुक जाता है।
वीडियो अधूरी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम कुछ समझ न पाते। ये कोई मामूली दुश्मनी नहीं थी, ये कुछ गहरा था। बदले की भावना और डर दोनों वीडियो में साफ महसूस हो रहे थे। और खास बात, वो दूसरी आवाज, मैं उसे कहीं सुन चुका था, लेकिन कहां ये याद नहीं आ रहा था। अब हमें राहुल की पृष्ठभूमि खंगालनी थी। मैं कबीर के साथ उसके अपार्टमेंट गया। राहुल एक टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरोकॉम पीवीटी एलटीडी में डेटा एनालिस्ट था। उसकी फाइलों में बहुत सी रिपोर्टें थी, जिनमें से एक में लिखा था डार्कनेट की हिट लिस्ट। ये एक अंदरूनी डॉक्यूमेंट था जिसे बाहर किसी को नहीं दिखाना था। इस लिस्ट में कुछ नाम थे, राजनेता, बिजनेसमैन और एक नाम जिससे मैं चौंक गया, एसीपी राघव खन्ना। यानी केस में पुलिस के ऊपरी अधिकारियों की भी कोई भूमिका हो सकती है। राहुल के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें एक नाम बार बार दिखा, आयशा मेहरा, राहुल की पुरानी प्रेमिका। हमने उसकी प्रोफाइल देखी। अब वो एक साइबर जर्नलिस्ट थी और उसने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था, मुंबई सीक्रेट सिंडिकेट, अ टेक वॉर इन दी अंडरवर्ल्ड। आर्टिकल में किसी का नाम नहीं था, लेकिन हर लाइन जैसे किसी बहुत बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रही थी। मैंने तय किया अगला कदम आयशा मेहरा से मिलना है, क्योंकि शायद वो जानती है कि राहुल किससे डर रहा था और क्यों उसने मौत से कुछ घंटे पहले उससे संपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन कबीर ने तभी मुझे एक फोन दिया। पुलिस कंट्रोल रूम से आया था। सर, एक और लाश मिली है, इसी केस से जुड़ी लगती है, और ये महिला है, नाम आयशा मेहरा। मेरे हाथ से फोन गिर गया। कभी कभी सच की सबसे खतरनाक जगह होती है किसी की आंखों में, जहां वो छुपा भी होता है और झलकता भी है। आयशा मेहरा की आंखों में वो अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो सब जानती हो पर कह कुछ नहीं रही थी। हमने राहुल घोष की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो एक नंबर बार बार सामने आया, एक नाम जिसने अब तक कोई शक पैदा नहीं किया था, आयशा मेहरा। राहुल की जिंदगी में वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड रही थी। फिर दोनों अलग हो गए, पर पिछले कुछ हफ्तों से दोनों में फिर से बातचीत शुरू हुई थी। जिस दिन राहुल मरा, उस दिन भी दोनों के बीच 9 मिनट की कॉल थी, ठीक उसी समय जब सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ। मैं और कबीर सीधे पहुंचे वर्सोवा, जहां आयशा का अपार्टमेंट था। एक पुरानी बिल्डिंग, तीसरी मंजिल पर, फ्लैट नंबर 302। दरवाजा खुला, सामने आयशा खड़ी थी, लहराते बाल, हल्की आंखों के नीचे थकान और होंठों पर एक ठहरी हुई मुस्कुराहट। कबीर ने सीधा सवाल दागा, आयशा, तुम्हें पता है राहुल मारा गया है? उसने झटके से सर हिलाया। हाँ, उसी रात मेरी बात हुई थी उससे। वो डरा हुआ था, कह रहा था कि उसे कोई मारना चाहता है। लेकिन जब मैंने पूछा कौन, उसने सिर्फ इतना कहा, जो सब जानता है वही सबसे खतरनाक है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने उसकी आंखों में झांका। डर था, लेकिन झूठ भी। मैंने पूछा, तुमने उसके लिए पुलिस को कभी क्यों नहीं बताया? अगर वो तुम्हें ये सब बता रहा था तो तुम चुप क्यों रही? उसने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं खुद डरी हुई थी। कुछ चीजें मैं नहीं बताना चाहती थी। उसकी बातों से कुछ तो छिपा हुआ था। हम उसके घर की तलाशी नहीं ले सकते थे बिना वारंट के, लेकिन फिर भी मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। टेबल पर एक डायरी रखी थी। आयशा जैसे ही किचन में गई, मैंने जल्दी से डायरी पलटी। एक पन्ना फटा हुआ था, लेकिन पीछे लिखा था, आरजी ने कहा, अगर मैंने कुछ कहा तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। उसने कहा, वो फुटेज उसी के पास है। ये फुटेज कौन सी थी? क्या राहुल के पास किसी का वीडियो था? क्या यही वजह बनी उसकी मौत की? कबीर ने मुझसे धीरे से कहा, मुझे शक है आरव, आयशा कुछ बड़ा छिपा रही है, लेकिन सबूत नहीं है अभी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। और हमें सबूत चाहिए, नहीं तो ये केस भी बाकी केसों की तरह अधूरा रह जाएगा। हमने राहुल की कंपनी न्यूरोकॉम पीवीटी लिमिटेड की जानकारी निकाली। वो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस पर काम कर रही थी।
लेकिन हाल ही में उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जो चेहरे की पहचान, व्यवहार का विश्लेषण और काले धंधों का पता लगा सकता था। राहुल उस प्रोजेक्ट का लीड था, पर 2 महीने पहले उसने अचानक प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। कारण अनजान। हमने कंपनी के सीईओ विवेक शाह से मिलने का समय लिया। अगली सुबह हम उनकी 20वीं मंजिल पर स्थित ऑफिस पहुंचे। विवेक ने कहा, राहुल एक होनहार लड़का था, लेकिन उसने कुछ महीनों से अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वो कहता था कि कोई सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने उसे समझाया कि सब सुरक्षित है, पर वो कहता रहा, किसी ने अंदर से सिस्टम को हैक किया है। विवेक ने हमें एक ईमेल दिखाया जो राहुल ने मरने से 1 हफ्ता पहले भेजा था। अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होगा। न्यूरोकॉम का प्रोजेक्ट जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। होटल सीशोर से बाहर निकलते समय एक सफाई कर्मी भागता हुआ हमारे पास आया। साहब, उस रात मैंने कुछ देखा था, पर डर की वजह से चुप रहा। अब बताना चाहता हूं। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। मैंने 9:20 के आसपास 3री मंजिल के कॉरिडोर में एक आदमी को भागते देखा था। लंबा नीला ब्लेजर पहने हुए। उसके हाथ में कुछ था, जैसे हार्ड ड्राइव या कोई छोटा ब्रीफकेस। कबीर तुरंत बोला, तो इसका मतलब होटल से कोई फुटेज या डाटा ले जाया गया था? मैंने सिर हिलाया, और शायद वो फुटेज ही असली सबूत था। अभी हम सोच ही रहे थे कि अगली सुबह खबर आई, न्यूरोकॉम कंपनी के डेटा इंजीनियर अनिकेत सूद की संदिग्ध मौत। हम वहां पहुंचे। पुलिस ने बताया कि अनिकेत ने खुदकुशी की, लेकिन कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं था। और सबसे अजीब बात, उसकी हार्ड ड्राइव गायब थी। मैं अब समझ चुका था, राहुल, आयशा, विवेक, अनिकेत सब किसी एक गहरे खेल का हिस्सा थे। कोई था जो सारे सबूत मिटा रहा था और हमसे 2 कदम आगे चल रहा था। मैंने कबीर की ओर देखा। अब हमें खुद को बदलना होगा। अब ये केस सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन है, और शायद अगला निशाना कोई और हो, या हम। हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन इस कत्ल के पीछे जो वजह थी वो इंसानियत के गले में पड़ा एक फंदा थी। अब तक हम बस अपराध को छू रहे थे, अब हम अपराधी की सांसों को महसूस कर रहे थे। मैं उस सुबह जल्दी उठ गया था। नींद आंखों से नहीं, मन से गायब थी। सामने रखा वो पुराना पेन ड्राइव मेरे दिमाग में घूम रहा था। कबीर और मैं उसे एक डिजिटल एक्सपर्ट के पास लेकर गए, विराट ठक्कर, जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट था। विराट ने ड्राइव को स्कैन किया, फिर मेरी तरफ देखा। सर, इस ड्राइव में सिर्फ वीडियो नहीं है, इसमें एक सॉफ्टवेयर का कोड है। एक ऐसा कोड जो किसी भी सीसीटीवी कैमरे को हैक कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को ट्रैक कर सकता है, बिना उसकी जानकारी के। मैंने पूछा, किसने बनाया? सिग्नेचर है आरजी यानी राहुल घोष, और कोड के लास्ट नोट्स में लिखा है, अगर मैं मरा तो मेरी मौत को मकसद बना देना। विराट ने एक और बात कही, सर, ड्राइव के अंदर एक क्लिप है जिसे खोलने के लिए 2 कुंजियां चाहिए। एक कुंजी हम पा चुके हैं, आयशा की जन्म तिथि और रूम नंबर। दूसरी कुंजी एक फेस रिकॉग्निशन ट्रिगर है। मैं चौंका, यानी वीडियो तभी खुलेगा जब उसे देखने वाला इंसान वही होगा जो उस घटना में था। और सर, मुझे लगता है उस वीडियो में कत्ल का लाइव फुटेज है। हमने उस रात वही किया जो एक जिंदा इंसान से ज्यादा एक सच्चाई का दीवाना करता है। हम गए उस जगह जो वीडियो में झलक रही थी, एक पुराना जर्जर गोदाम, डोंगरी की सुनसान गली में, जहां सिर्फ सन्नाटा बोलता है। मैं और कबीर दोनों हथियारबंद थे। मैं बार बार सोच रहा था, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या मौत की गोद में? गोदाम का दरवाजा जंग खाया था, धकेलते ही चरमराया। अंदर घुप अंधेरा, लेकिन एक बल्ब कहीं दूर हल्की पीली रोशनी दे रहा था।
तभी एक चीख। एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था और उसके सामने खड़ा था ब्लैक जैकेट में एक शख्स जिसने अपना चेहरा मास्क से ढका था और हाथ में एक गन थी। कबीर ने फौरन बंदूक तानी। पुलिस, हथियार फेंक दो और हाथ ऊपर करो। लेकिन उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पीछे मुड़ा और जैसे ही उसकी आंखें मुझसे टकराई, मुझे लगा मैं किसी पुराने परिचित से मिल रहा हूं। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कबीर ने फुर्ती से उसके रास्ते को रोक दिया। 1 मिनट में वो शख्स जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका मास्क उतारा और मैं स्तब्ध रह गया। वो कोई और नहीं, आयशा का भाई था, अयान मेहरा। हमें तुरंत आयशा को हिरासत में लेना पड़ा, लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने पुलिस स्टेशन में मेरे सामने सिर झुका लिया और कहा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया आरव, लेकिन मैंने छुपाया बहुत कुछ है। मैं चुप रहा। वो बोली, राहुल को मालूम था कि अयान एक हैकर ग्रुप से जुड़ा है, ब्लाइंड ईगल्स। वो लोग इस एआई को काले बाजार में बेचने की तैयारी में थे। राहुल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अयान डर गया। उसे लगा राहुल सब एक्सपोज कर देगा। मैंने उससे विनती की कि वो बस धमकाकर छोड़ दे, लेकिन बात हाथ से निकल गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां अपराध था, लेकिन प्रेम भी। मैंने पूछा, और वो ड्राइव? वो बोली, राहुल ने मुझसे कहा था कि अगर वो कुछ गलत देखे तो सच्चाई दुनिया को दिखानी है। वो फुटेज, अयान की हरकतें, वो ही उसका अंत बना। हमने उस ड्राइव की क्लिप खोली और जो हमने देखा उसने सब कुछ साफ कर दिया। राहुल का मर्डर लाइव रिकॉर्ड हुआ था। अयान ने उसे गोदाम में बुलाया था। वहां उसकी बहस हुई और फिर अचानक एक गन चली। वो पल जब इंसानियत हार गई और डर जीत गया। कबीर ने धीरे से मुझसे कहा, हमारा केस पूरा हुआ, लेकिन इस शहर की रातें शायद फिर कभी वैसी ना रहें। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की सड़कों पर वही भीड़ थी, वही भागती रफ्तार, पर मेरी आंखों में अब भी एक चेहरा घूम रहा था, राहुल घोष। सच हमेशा सामने नहीं होता, कभी कभी वो एक गहराई में छुपा होता है, इंसानी चेहरों, इरादों और खून से सने दस्तावेजों के पीछे। लेकिन एक बार जब वो बाहर आता है तो हर चेहरा झुलस जाता है। कबीर की गोली ने उस नकाबपोश के कंधे को चीर दिया था। वो गिरा और उसकी टोपी और मास्क उतर गए। मैं हक्का बक्का रह गया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एसीपी रमन शेखावत था, वही अधिकारी जो केस की शुरुआत से हमारी मदद कर रहा था। कबीर चिल्लाया, ये क्या मजाक है? आप ही इस सब के पीछे थे? रमन ने थूक निगला और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता था मलिक, सिर्फ तुम्हारा दिमाग चलता है? राहुल ने जिस सॉफ्टवेयर को बनाया था वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। कई बड़े नाम उस लिस्ट में थे, नेता, अफसर और यहां तक कि मेरी यूनिट के लोग भी। हमें उसे रोकना ही था। मेरी बंदूक अब भी उसकी तरफ थी, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थी। गुस्से से नहीं, उस धोखे से जो हमें शुरू से खिला गया। तो तुमने आयशा को भी मार दिया? नहीं, वो खुद ही भाग रही थी, लेकिन जब उसे पकड़ लाया गया तो उसने जहर खा लिया। उसने सच्चाई छिपा कर रखी, लेकिन मौत से नहीं बच पाई। मैंने पास ही पड़े राहुल के लैपटॉप को उठाया और उस लाइव वीडियो को फिर से देखा। उस रात की फायरिंग, वो भीड़, गोलियों की आवाजें और कैमरा ऊपर की तरफ घूमता है जहां एक आदमी शूटिंग का आदेश दे रहा होता है, और वो आदमी एसीपी रमन शेखावत ही था। हमने रमन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। उस वीडियो को पब्लिक करना जो देश के बड़े नामों को बेनकाब कर सकता था। कबीर बोला, आरफ, क्या तुम जानते हो कि हम जिन लोगों को बेनकाब करने जा रहे हैं वो लोग इस सिस्टम को चलाते हैं? मैंने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है अगर हम चुप रहेंगे तो अगली गोली शायद किसी और राहुल के सीने में लगेगी।
हमने वो फुटेज एक स्वतंत्र पत्रकार को दी, समीरा खान, जो ईमानदार और निडर थी। 48 घंटे के अंदर मुंबई ब्लड नाम से एक वीडियो वायरल हुआ। लाखों लोगों ने देखा, देश हिल गया। एसीपी रमन समेत कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। केस की दोबारा जांच शुरू हुई, लेकिन आयशा और राहुल अब इस दुनिया में नहीं थे। मैंने उनकी तस्वीरें अपनी टेबल पर रख दी। कभी कभी सच्चाई की कीमत इंसान की जिंदगी होती है, लेकिन अगर कोई उसकी मौत को आवाज बना दे तो वो मौत भी अमर हो जाती है। मुंबई की उस रात को अब कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उस जलती इमारत, उस दौड़ती भीड़ और उस मासूम लड़की की आंखें नहीं भूल पाया, जो सच बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। मैं अब भी डिटेक्टिव हूं, पर अब मैं सिर्फ केस नहीं सुलझाता, मैं सिस्टम की दरारें भी ढूंढता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।